देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एडजेक्टिव क्लास पढ़ना है ना, क्या बताया एडजेक्टिव क्लास में? दो सेंटेंस आएंगे, मैंने हिंदी में अगर आएगा तो दो वाक्य आएंगे, है ना। हिंदी में दो वाक्य, एक पहला वाक्य होगा और दूसरा वाक्य इन कंजक्शन से शुरू होगा। ये जो एडजेक्टिव क्लास है इनसे शुरू होगा, किससे? जो, जिसने, जो, जिसने, जिसको, जिसका, जहां और जब, ये कंजक्शन आ जाएंगे, संयोजक जिसको बोलते हैं। या फिर इसको अंग्रेजी में कंजक्शन को होता है डायरेक्ट लिख दो रिलेटिव प्रोनाउन। इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है ना। रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, कौन बताएगा? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े तथा अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन माने संबंध सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इनके बाद एक और वाक्य आ जाएगा। यही होता है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का मतलब होता है कि अपने से पहले आए हुए, इस वाक्य में एक नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, उसकी विशेषता ये बताएंगे। अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे और दो वाक्यों को जोड़ देंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो जाता है। अब कंजक्शन कौन बनाते हैं? देखो, जो, जिसने। अगर व्यक्ति के लिए है तो क्या प्रयोग करेंगे? ओनली फॉर पर्सन, ओनली फॉर पर्सन। और ये जो, जिसने, विच, इसके लिए तो एनिमल्स, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पशु पक्षियों और निर्जीव वस्तुओं के लिए। जिसको का क्या होता है? होम। जहां का? वेयर। जब? वेन। जिसका? जिसका का क्या हो जाएगा? हुज। यही कंजक्शन आते हैं। मैंने हिंदी में आएगा सेंटेंस तो जो, जिसने, हु का प्रयोग करना। कब? जब उसमें व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी तब। पशु पक्षी या निर्जीव वस्तु की विशेषता बताई जाएगी तो विच का प्रयोग करेंगे। जिसको के लिए होम का प्रयोग कर दो, जहां के लिए वेयर, जब के लिए वेन और जिसका के लिए हुज। एग्जाम्पल मैं उस आदमी को जानता हूँ मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। जिसने तुम्हारी घड़ी, तब इसी को बोलते हैं हम क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में देखो, कह रहे मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने, अपने से पहले कौन सा नाउन आया है? आदमी आया है। कौन सा नाउन आया है? कह रहे कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। उस आदमी की विशेषता क्या? उसने घड़ी चुराई है। मैंने जानकारी दी जा रही है ना, बना दो। बनाते समय बस इतना ध्यान रखते हैं कि जिस टेंस में उसी टेंस में बनाते हैं। कह रहे हैं कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, क्या बना दोगे? सब्जेक्ट V1 या V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई हो गया, प्लूरल माना जाता है। नो, उस आदमी को जानता है। आई नो द मैन, आई नो द मैन। दैट मैन मत लिखना, आई नो द मैन। जिसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हु होगा ना, क्योंकि विशेषता एक व्यक्ति की बताई जा रही है तो क्या रखेंगे? हु रख देंगे। अब सब्जेक्ट इसमें नहीं रखेंगे कहीं, क्योंकि हु लग गया। हु के बाद रखेंगे डायरेक्ट जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, अर्थात तुम्हारी घड़ी चुरा चुका है। किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हु के बाद लगा देंगे हैज स्टोलन योर वॉच। हाँ, चुराई है, आ है, ई है, ए है, माना जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं बनता गया हूँ अर्थात बनता जा चुका हूँ। समझ में आ रहा है? आई नो द मैन हु हैड स्टोलन योर वॉच। अब कहा जाए कि मैं बनता गया हूँ
तो जाने का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त कर चुका हूँ ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। आई नो द मैन हू हैज उस आदमी हाँ दो लगा, कोई दिक्कत नहीं। पर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ रख दीजिए कंजक्शन, है ना, वही रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ना। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इसी नियम पर बनाना है ना, सेम इसी नियम पर, इसी नियम पर बना दो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन के रूप में क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, माने कंजक्शन बोलते हैं जो जोड़ता है, लेकिन हिंदी में इसको जैसे सेंटेंस शुरू हुआ बोलते तो कंजक्शन है इसको। जब अंग्रेजी में पढ़ेंगे सिंथेसिस करेंगे तो कंजक्शन है कहा जाता है, लेकिन शुरुआत इसकी रिलेटिव प्रोनाउन से होती है, उन्हीं को कंजक्शन के रूप में ले लिया जाता है। कह रहे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट बना दो। कह रहे कि यही वह गांव है, यही क्या हो जाएगा, दिस इज द विलेज, जहाँ के लिए मैं पैदा हुआ था, आई वाज born। दूसरा कह रहा है कि मैं एक जंगल में पहुंचा, मैं एक जंगल में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई रिच्ड इन अ जंगल। जो अब यहाँ जो किसकी विशेषता बता रहा है, जंगल की, किसकी विशेषता बता रहा है, जंगल के बारे में बता रहे हैं। तो जो के लिए हम रख देंगे विच, जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था के लिए प्रयोग कर देंगे वाज का, है ना। विच वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, फुल हो जाएगा। देखो आई रिच्ड इन अ जंगल, मैं एक जंगल में पहुंचा, जो यानी विच जंगली जानवरों से भरा हुआ, विच वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगला कह रहा है कि यही समय है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। अब यहाँ जब के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वेन। तुमको पढ़ना चाहिए, चाहिए आ गया तो कर देंगे यू शुड रीड। स्टडी भी लिख सकते हो और रीड का प्रयोग भी कर सकते हो। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। और अगले में कह रहा है कि यह वही घोड़ा है। अगर यह होता कि यही वह घोड़ा है तो दिस इज द हॉर्स लगाते, लेकिन यहाँ क्या आया है कि यह वही घोड़ा है। यहाँ हम प्रयोग करते हैं सच या सेम का, सच या सच नहीं सेम का, सॉरी सेम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेम, वही का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सेम। लेकिन जहां सेम आ गया वहां सेम के साथ कंजक्शन में क्या लगाएंगे, एज का लगा प्रयोग करेंगे, है ना। इसको नोट कर लेना। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर वही है तो वही की अंग्रेजी क्या लिखोगे, सेम। और सेम अगर लगा दिया तो कंजक्शन के रूप में एज का ही प्रयोग करेंगे और किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नोट कर लेना। यह वही घोड़ा है तो कर देंगे दिस इज द सेम हाउस, दिस इज द सेम हाउस, हो जाएगा। दिस इज द सेम हाउस जिसको मैंने कल खरीदा था, जिसको क्या हम लगा देंगे एज, आई। और खरीदना का परचेज हो सकता है, बाट भी कर सकते हैं, विच आई बाट यस्टरडे, हो जाएगा। क्या बोल रहे थे, किस टेंस में बोल रहे थे, विच आई बाट यस्टरडे, उतारो चलो। कोई दिक्कत